Am I audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जो गेट इक्विप्ड का 7th क्वेश्चन एक परहैप्स दिया होगा मैंने शायद करने को, वो किया था क्या? सर वही करना था। अच्छा, एक बार सारे बच्चे देख ले बेटा उस क्वेश्चन को, एवरीवन, ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम्स में मिलेंगे, मतलब एवरी ईयर ऑलमोस्ट दे आस्क क्वेश्चंस जिसमें आपको वो रेट का ऑर्डर पूछेंगे SN1 SN2 के लिए। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सॉल्व करना आता है, बट फिर भी लोग गलत कर देते हैं आंसर को। तो क्या रीजन है गलती का? तो उसमें एक चीज आप ये हाईलाइट कर लेना कि जब भी SN1 का आपसे वो रेट का ऑर्डर पूछे, they will give you 4 compounds and they will ask the write the order of rates of the reactions SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ चीजें हैं जो अगर आप याद रखोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट आंसर। जैसे मैं अगर आपको दूं तो एक, अगर मान लीजिए सी है और उसके साथ Cl कनेक्टेड है लिविंग ग्रुप, तो उसके बगल में अगर नाइट्रोजन है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा रिएक्टिव है SN1 के लिए, कार्बोकेटायन उसका स्टेबल मिलेगा। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन वाला, उसको भी आप लिख कर रखो ऐसे सिचुएशन। फिर इसके बाद टर्शरी वाला बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन एक ऑर्डर आप मन में थोड़ा सा बना कर रखो। ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई है, बट वो सब भूल जाते हैं लोग, तो कम से कम इतनी चीजें याद होंगी तो आपका आंसर फटाफट एग्जाम में आएगा। देखो बेटा, ये बेंजाइल है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेंजाइल और फिनाइल में। ये फिनाइल है, ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है और ये मोस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आता है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फिर इसमें एलाइल हो सकता है ना, एलाइल, तो ये थोड़ा सा आप इस तरह से लिख कर रखिए। फिर इसमें सेकेंडरी आप लिख सकते हो, प्राइमरी ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि रिएक्शन नहीं करता है। और ये हो गया, या ब्रिजेट कार्बन है, ये सब नो रिएक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक छोटा सा आपको ऑर्डर याद रख, जिससे मैंने आपको जीओसी में बोला था एक एसिड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आपको बताया था, उससे कई सारे क्वेश्चंस बिना दिमाग लगाए कॉन्जुगेट बेस बनाया, आप फटाफट आंसर टिक कर देते हो। तो ये हो गया। दूसरा SN2 के लिए इसी तरह से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक Cl दिया है, कार्बन है, उसके बगल में C डबल, फिर इसके बाद जो है नाइट्रोजन है, C है, Cl है, बिल्कुल इसके जैसा, O है, C है, Cl है। फिर यहाँ पर टर्शरी तो लास्ट में आएगा यहाँ, लेकिन बेंजाइल आ जाता है लाइक दिस। लेकिन इसके साथ साथ ये और ये लगभग सेम, मतलब उसमें रहते हैं, लगभग सेम है। हाँ, तो ये लगभग एग्जाम में नहीं आता एक साथ, अलग अलग क्वेश्चन में दोनों अलग अलग उसमें आते हैं। फिर आप इसमें ये लिख सकते हो, है ना। फिर सेकेंडरी लिख सकते हो, प्राइमरी डाल सकते हो बीच में, है ना, प्राइमरी डाल सकते हो, CH3 CH2 CH2 Cl मान लीजिए। टर्शरी आप बाद में डालो, और साथ साथ कोई ऐसे कंपाउंड्स हो इनको भी आप बाद में डालना है, जो ऊपर रिएक्टिव नहीं थे वो यहाँ भी रिएक्टिव नहीं होंगे लास्ट वाले, ठीक है। तो ये एक दोनों के लिए इस तरह का एक बेसिक सा आप एक ऑर्डर अपने माइंड में रखो, इनसे मिलता जुलता आएगा तो हम केवल चेहरे मैच कराएंगे, चेहरे मैच करा के आंसर फटाफट टिक कर देंगे, रादर देन जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना करके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो। ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचना है अपने को, अपने को आंसर लाना है, मार्क्स लाना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, टीचर्स के पास जब आप जाते हैं सॉल्व कराने के लिए, तो वो उनको ये छोटी छोटी चीजें याद होती हैं, तो वो हर बार कॉन्सेप्ट्स लगाने नहीं बैठ जाते हैं, नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोसेस। तो पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या सबने कॉपी कर लिया? यस सर। अब इसमें एक चीज आप देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उस पे आप गौर से देखो, आपको उसने 1 2 3 4 इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है। तुम्हें केवल चेहरा मैच कराना। पहली चीज रिएक्शन SN2 है कि SN1 है, ये पता करना है। उसने आपको क्या दे दिया है, SH माइनस करके एक न्यूक्लियोफाइल दिया है। याद रखना, NaOH हो तो OH माइनस, NaSH हो तो SH माइनस, यानी कि उसमें से जो मेटालिक पार्ट है उसको हटा करके आपको रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट को देखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो SH माइनस ये एक एनायन है। और एक मैजिकल चीज आपको बताता हूँ, जितने भी एनायंस हैं ना, सब में आप मान लेना कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म। कोई जैसे मैंने आपको बोला था ना, ज्यादातर आप जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा माइनस आई वाला रहता है ना। एक दो एक्सेप्शनल है, वो अलग से याद रखिए कि एल्काइल ग्रुप हो गया, माइनस चार्ज वाले हो गए। इस वाले में भी वही स्टाइल, नेगेटिव चार्ज दिखा मतलब वो SN2 वाली रिएक्शन कराएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो हमें क्या चेक करना है, SN2 का ऑर्डर चेक करना। और SN2 के ऑर्डर में सबसे अच्छी बात है कि हमको ये बेसिक लेवल याद है। तो 1 2 3 4 में क्या बेटा कोई ऐसा है क्या जिसका चेहरा इस वाले से मैच करता हो? एक एक हेलोजन हो या लिविंग ग्रुप हो, फिर एक कार्बन से कनेक्टेड हो, और वो कार्बन कहीं आजू बाजू में CO से कनेक्टेड हो। सॉरी, यहाँ पर एक कार्बन डालना भूल गया मैं। हाँ, ये क्या इससे मैच, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, जो ऑर्डर आपने अभी भी लिखा है उसमें। तो पहले Cl आएगा या हेलोजन आएगा या कोई लिविंग ग्रुप आएगा, फिर एक कार्बन आएगा, फिर CO आएगा। तो देखो बेटा, कोई मैच कर रहा है क्या? यस सर सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो देखो बिल्कुल आराम से आपने फर्स्ट पहले लिख दिया। फिर इसके बाद क्या कोई इनमें से मैच कर रहा है? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखो, है ना कितना फटाफट आंसर आएगा। फिर सिक्स्थ जो कैसे? बच गया, कहीं इनमें से मैच करता है या इनमें से कोई मैच करता हो, ब्रिजेड हो, बेंजाइल हो, फिनाइल हो, ऐसा कुछ है क्या? सर थर्ड केस ब्रिगेड वाला। हाँ, थर्ड केस आप देखो ना, उसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसा जा रहा है, ठीक ऐसा जा रहा है, और ये देखो ऐसा जा रहा है ना। तो ये वाला ब्रिजेड वाला हो गया। तो ये टर्शरी भी है, ब्रिजेड भी है, तो ब्रिजेड वैसे भी लीस्ट रिएक्टिव वाला केस हो गया। तो हमको यहाँ पर डाल देना है थर्ड, और जो बच गया वो सेकेंडरी यहाँ पर आ गया। ये देखो परफेक्ट ऑर्डर आपको निकल आया। आप लिख लो अपनी स्टाइल से इसका सोल्यूशन। पहले हम डिसाइड किया कि SH माइनस NiNH कराएंगे हम लोग, है ना, SN1 नहीं कराएंगे। फिर SN2 वाला जो ऑर्डर अपने को याद था उसके बेसिस पे हमने आंसर प्रिडिक्ट कर दिया। इसको आप सर SN2 कैसे आया? मैंने आपको याद करने को बोला कि एनायन जब भी तुम्हें मिले, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, तो उसको SN2 मान के करना है, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाएगा। और सर वो ब्रिगेड वाला लास्ट। रिजिड वाला, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने ना, यहाँ पर ऐसा लिखना था। ये यस सर। फटाफट इसको कॉपी कर लो, अपनी स्टाइल से लिख लो बेटा, जिसको जैसा भी लिखना है। सर बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में नॉन एक्वस सॉल्वेंट मेंशन किया है, उसका मतलब क्या होता है? नॉन एक्वस ये दिखाना कहता है कि जो वाटर होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कई बार क्या करते हैं, SN1 की तरफ रिएक्शन को लेके चले जाते हैं, तो आपका जो अमाउंट है SN2 का वो कम हो जाएगा। तो उसने और बेहतरीन बनाने के लिए क्वेश्चन को नॉन एक्वस बोल दिया, कि उसने बोला ये वाटर नहीं है, ये एसीटोन हो सकता है। ओके सर।
कल का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा था क्या बेटा? यस सर। मैं अभी डाल देता हूँ उसको, 1 मिनट, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। कल आपके लेक्चर की टाइमिंग क्या थी बेटा? सर मॉर्निंग में 8 o'clock। देखो मिल गई। हाँ चल, ये पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थियरी वाला पार्ट। पर आप सबने E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी लिख ली थी बेटा, राइट? यस सर। यस Yes, सर। sir. 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। चल, अब एक हेडिंग डालिएगा, एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम। एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम। देखो जो स्पेक्ट्रम वर्ड है ना, एक तो ये अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप रिकॉल करें, बड़े सिंपल अगर वर्ड्स में आपको बोलूं ना, तो जैसे रंगोली बनती है ना, वो भी स्पेक्ट्रम है। सिंपल लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट। व्हाट डू वी से? अरेंजमेंट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब उसमें आगे और ऐड कर दो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। ये हम पढ़ाते हैं किसमें? जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें। अब ये एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर एलिमिनेशन का अरेंजमेंट वो कहना चाहता है। तो इसमें एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और एक एंड से शुरू करते हैं। देखो तुमको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने E1 लिखा, तो E1 में करते क्या है हम लोग कि E1 में हम लोग दो ग्रुप्स जो एलिमिनेट करते हैं, लेट अस से डिहाइड्रोजनेशन, तो एक हेलोजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट हेलोजन, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूगल। फर्स्ट हेलोजन इज एलिमिनेटेड, देन हाइड्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफ्यूगल, इज एलिमिनेटेड। और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? दिस इज द वे, ठीक है। ये इवन मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है? E2। E2 में क्या चीज होती है? तो E2 में बोला जाता है कि साइमल्टेनियस एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। मैं जानबूझकर ब्रैकेट में न्यूक्लियोफ्यूगल लिख रहा हूं बिकॉज कल को कोई दूसरा लिविंग ग्रुप हो सकता है, राइट? जरूरी नहीं है कि हर बार हैलोजन ही लिविंग ग्रुप हो। एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? No intermediate. तो
नो इंटरमीडिएट। चलिए कम से कम ये सारी चीजें आपको याद होने लगी। बेटा टीचर भी आपके साथ हार्ड वर्क कर रहा है, आपको बहुत मेहनत करनी है। हाँ, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको घर पे रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाने को ट्राई करिए। और शॉर्ट नोट्स फिक्स्ड नहीं होते बेटा, हर 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में शॉर्ट नोट्स बदल जाते हैं। पहले ज्यादा लिखा जाता है, शॉर्ट नोट्स भी थोड़े ज्यादा रहते हैं, लाइंस ज्यादा रहती है, फिर उसको शॉर्ट करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक एक चैप्टर तुम्हारे 1 या 2 पेजेस में फिनिश हो जाएगा। फिर वो फाइनल होता है जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना होता है। टाइम कम होता है तो वही काम करना पड़ता है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से होती है। शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर उसको फिर रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स को फिर उसको छोटा कर देना, हर चैप्टर में यही काम किया जाता है। दिस इज अ स्टाइल जो प्रिपरेशन अपनी होनी चाहिए। 2 इयर्स का अगर जर्नी है तो फिर आता है, अच्छा ये कॉमन सेंस क्या बोलता है। अगर कोई तुमसे पूछे भी कि भाई हमने एक बार, फॉरगेट अबाउट E1 E2, ऐसा सोचो कि पहले हमने एक बार 2 ग्रुप्स निकालने थे, तो पहले हमने एक बार हेलोजन निकाला, फिर हाइड्रोजन निकाला, फिर एक केस हमने लिया कि साइमल्टेनियसली निकाला। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी? बोलिए बेटा। सर पहले हाइड्रोजन निकाल के फिर हैलोजन। बस एक सिंपल सा कॉमन सेंस कहता है। और ये कॉमन सेंस एक नई थियरी को डेवलप कराता है, जनरेट कराता है ना। तो अभी देखो यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है इसी का, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ फर्स्ट रिमूवल ऑफ H, जिसको आपने बोल दिया है इलेक्ट्रोफ्यूगल, देन रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो अगर H पहले निकल जाएगा, H प्लस पहले निकल जाएगा, तो इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा? अगर H प्लस हटता है तो बचा हुआ पार्ट निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फ्री रेडिकल होगा, क्या होगा? सर कार्बन आयन। यस। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कार्बेनायन इज द इंटरमीडिएट। कार्बेनाइन इज द इंटरमीडिएट। इसी नाम की वजह से इसका जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं E1CB। CB मींस कार्बेनायन, CB मींस कार्बेनायन। ऑल्दो ये कम पढ़ना होता है हमको, ये रेयरली पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट है। हो सकता है एडवांस्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ ले। ऑल्दो मेनली E2 के क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स E1 के, और रेयरली E1CB के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले आप इतना कॉपी कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट टुडे E1CB मैकेनिज्म। फर्स्ट यू कॉपी दिस।
Done, sir. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें किसी ने पूछा व्हेन विल फ्री रेडिकल बी इंटरप्रेटेड? नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस में जो बनना होता है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं होता हमको सारे इंटरमीडिएट्स कहीं पर बनाने ही है, ऐसा नहीं होता। इसमें अब हेडिंग डालिएगा इवन सीबी मैकेनिज्म, और एक छोटा सा नोट लिखिएगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा, इफ द कंपाउंड हैज the compound has little stronger beta H, little stronger beta H, little stronger beta H, stronger का मतलब acidic, हाँ? Little stronger beta H, so more tendency to release H first. An elimination takes place in 2 steps by forming carbon ion first. सर मोर टेंडेंसीज के बाद More tendency to release H first. और उसके बाद लिखिएगा, so elimination takes place in 2 steps by forming carbon ion first. क्लियर बेटा? अब आप इसकी मैकेनिज्म देखो, ठीक है? तो 2 स्टेप्स इसमें होने, स्टेप 1 पहले लिखते हैं। ये लीविंग ग्रुप कोई और भी हो सकता है। पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है, जिसके नीचे आप फास्ट करके लिख सकते हो, रिवर्सिबल है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपके इक्विलिब्रियम मेंशन कर सकते हो। और एक बेस आपने लिया है ना, लेट अस से OH माइनस इज अ बेस, तो उसने बेस ने H प्लस सब्सट्रैक्ट किया है ना, तो बनाएगा ऐसा कार्बन आयन। ठीक है, आप इसको ऐसा लिखो, और साथ में आप BH लिख सकते हो या फिर H2O लिख लो, है ना। अगर OH माइनस लिया है तो H2O, B माइनस लिया है तो BH, है ना। बेस आपने B माइनस मान लीजिए लिया है या OH माइनस लिया। स्टेप 2 में क्या होता है कि यही जो कार्बन आयन है, अब आप ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये जो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, ये काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल पुश कर देता है इस X माइनस को, तो ऐसा लगेगा कि तुमको यहाँ पर एलिमिनेशन ही सब्स्टिट्यूशन टाइप का हो गया। ठीक है, हमें अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, और साथ में X माइनस बाहर हो गया। ये इसके नीचे आप लिख देना स्लो,
और इसके ऊपर रेट कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये रेट कांस्टेंट K2 लिख दिया है। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म हो गया। अब ऑर्डर, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है बेटा क्लासेस में आपके? आर यू डूइंग केमिकल काइनेटिक्स? नो सर। नो सर। अच्छा, आप पीछे हो क्या? दूसरा बैच तो उसमें चल रहे हैं सब। सर अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम चल ओके, चलो कोई नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर आपको निकालना, यानी कि स्टेप्स अगर लिखे हो तो उसके थ्रू ऑर्डर आपको निकालना बताते हैं। तो आप याद करो, मैंने भी आपको ये बताया था कि ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो ये दिए हुए स्टेप्स, इसमें से कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमाइन करेगा, तो क्या कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे ये तुम बता सको कि इसमें से कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? RDS है लो। स्लो स्टेप सेकंड। स्टेप 2। सेकेंड वाला है ना। ये तो बिल्कुल तुमने एकदम कॉमन सेंस लगाया, आराम से आंसर आया। इसका मतलब अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K2, और यहाँ लिखूंगा कार्बेनाइन, बिकॉज सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट कार्बेनाइन है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता है उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता। तो हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं उसको, इंटरमीडिएट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस। हाउ? उसको कैसे रिमूव करोगे? तो देखो, पहला वाला जो है वो इक्विलिब्रियम वाला है। तो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही है तुमने, उसमें प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स के लिए क्या रखते हैं बेटा एक्टिविटी? 1। 1 रखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो H2O है या BH है, वो प्योर लिक्विड हम उसको मान लेंगे। तो ये आपका इसके लिए तो 1 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट साइड में अगर हम न्यूमरेटर वाला कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो केवल क्या आएगा बेटा? यहाँ पर हम क्या लिख दें? कार्बन आयन। कार्बन आयन, है ना, वाटर तो नहीं लिखेंगे। लेकिन डिनोमिनेटर पे यहाँ लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? सबस्ट्रेट जो एल्काइल हैलाइड है एंड बेस। एम आई करेक्ट? किसी को डिफिकल्टी है कोई? नो सर। नो सर। यहाँ से आप कार्बन आयन का वो निकालिए, कार्बन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम, सबस्ट्रेट एंड बेस। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लिया, ये इक्वेशन 1 है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेट क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा K2 इंटू K इक्विलिब्रियम, और आएगा सबस्ट्रेट और यहाँ पर बेस। ठीक, इसको नया कांस्टेंट दे दो, मान लिया K फाइनल। तो बच क्या गया यहाँ? सबस्ट्रेट और बेस, है ना, इस तरह। तो इसको देख के अब यहाँ पर खाली रिएक्टेंट्स तुमको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको देखकर बताइए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड ओवरऑल ऑर्डर कितना आया? 2। 2, है ना। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बेस 1 है। ये इसलिए निकालना पूरा मैंने आपको दिखाया निकाल के, क्योंकि कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, उसको लगेगा कि इवन लिखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा होगा, और मतलब इवन मैकेनिज्म जैसा इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीजें अलग स्टाइल से चीजें की गई हैं। यहाँ पर ऑर्डर कितना निकल कर आया बेटा? 2। तो आप पहले इसका ये वाला पार्ट कॉपी करो, तो आप बता देना तो मैं पेजेस चेंज करूँ। ठीक है।
Done, sir. Done. Done, sir. Yeah. Done, sir. क्लियर ना? चलिए एक छोटा 2 डॉट लिखिएगा इसमें। पहले लिखिएगा in the above reaction, step 1 is reversible. ब्रैकेट में लिखना फास्ट, and step 2 is RDS, ब्रैकेट में लिखना स्लो। Stop. Carbon ion returns to starting material. Carbon ion returns to starting material faster than it forms product. Faster than it forms product. Faster than it forms product. फिर इसमें लिखना है in this mechanism, first step involves a reversible exchange.
a reversible exchange of proton. A reversible exchange of protons between substrate and base. Between substrate and base. सबने लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप इसमें ये भी लिख दीजिएगा कि if the base or या इसको ऐसे बोले, if the solvent has deuterium, ऐसा करके लिखो. It's a very important point for advanced exam point. और ये difficult वाली situation का बात है, हाँ. और आपको एकदम simple manner से आपको मैं explain कर दूंगा. चाहे कितना भी वो डिफिकल्ट वे में दे दे, लेकिन आपको मैंने ये जो मैकेनिज्म बताया ना, इसकी बेसिस पे आपको सेकंड लगेगा वो चीज प्रेडिक्ट करने में. क्या है वो लिखो कि इफ द सॉल्वेंट हैज ड्यूटेरियम, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ H2O वी हैव टेकन D2O, ऐसा करके लिखो. इफ द सॉल्वेंट हैज ड्यूटेरियम, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक D2O इंस्टेड ऑफ H2O, तो इसका मतलब सॉल्वेंट में ड्यूटेरियम आ गया. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. And reaction is stopped before completion. And reaction is stopped before completion. Then इसको अंडरलाइन कर लेना. Deuterium is found in the recovered remaining substrate. 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 देखो मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताता हूँ. जैसे आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसके ये मान लीजिए ऐसा, इसको लिख देता हूँ, एक हेलोजन लगा देता हूँ ऐसा, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है. तो आप ध्यान से देखोगे तो ये बीटा H है कि नहीं. अब अगर मैं मान लूं कि यहाँ E1CB है, मान लीजिए रिएक्शन करा दी गई है C2H5 O- के साथ, और साथ में C2H5OD प्रेजेंट है, राइट. तो यहाँ पर जो आपका पहली चीज तो एक ये होगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा जरूरी कि ये E1CB है ना. तो यहाँ पर सबसे पहले आप कार्बन आयन बनाओगे, सॉरी, सबसे पहले कार्बन आयन बनेगा, ये अपनी जगह रहेगा, और कार्बन आयन ऐसे आप बनाओगे. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes. Yes, sir. कार्बन आयन बना, प्लस यहाँ पर साथ में C2H5O था, C2H5OH बन गया. लेकिन सॉल्वेंट खूब सारा प्रेजेंट है, तो क्या जरूरी है क्या ये माइनस जो कार्बन आयन है ये इसी का H ले? ये तो एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है ना, ये तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो इसका ड्यूटेरियम पिक करके वापस चला जाएगा, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा. मानते हो कि नहीं बेटा? मानते हो? और Yes, फिर जब दोबारा ऐसा होगा एक बार, तो हो सकता है कार्बन आयन ये वाला इस बार बन जाए. तो जब ये पिक करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा. मानते हो कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. और वो कह रहा है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, मतलब आप सेकेंड स्टेप नहीं करा रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, तो ये वापस चला जाएगा, और वापस जाने में तो एक्सचेंज हो रहा है. तो वो कह रहा है रिकवर्ड रिमेनिंग सबस्ट्रेट विल कंटेन व्हाट? ड्यूटेरियम. ऐसा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना. इसको आप अच्छे से लिख लो, अगर अपनी स्टाइल से आप कुछ लिख सकते हो. इट्स अ वेरी स्पेशल पॉइंट फ्रॉम एडवांस्ड एग्जाम्पल. सर यस बेटा. सब बीटा H ड्यूटेरियम से ये हो जाएंगे एक्सचेंज. वो हम कह नहीं सकते बेटा, कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक्सचेंज होगा, मतलब ये तो क्लियर है.
ओके सर। ठीक है, सबने लिख लिया बेटा अपनी स्टाइल से? इसमें अच्छे से लिखिए हाँ कि भाई ये आया, फिर वो बैकवर्ड रिएक्शन फीजिबल है एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज फास्टर, ऐसा करके हमने लिखा भी है। ठीक है, तो इसीलिए वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। Somebody is saying because study organic, I was thinking it's difficult, क्या है different, but because of you it's easy. Oh, चलो थैंक यू, अच्छा है आप कर रहे हो अच्छी तरह से। चलिए, should I remove this बेटा? Yes, sir. ओके, अब देखो एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन और सेकंड्स में आप आंसर प्रेडिक्ट करोगे। जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं, एक कंपाउंड मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ये कंपाउंड तुमको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, मतलब इसमें उसने आपको दिया है कि इसका ट्रीटमेंट किया गया है C2H5OD C2H5O- के साथ, और प्रोडक्ट इसका उसने बनाया है ये। और आपसे देखो एल्कीन बन रहा है, ध्यान से देखो एल्कीन बन रहा है ना, एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन कुछ बीच में गड़बड़ भी हुआ। तो अगर तुमसे ये पूछ ले कि अगर ये प्रोडक्ट है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, तो बताओ व्हाट मैकेनिज्म इज फॉलोड, तो बताइए ऐसा कौन सी मैकेनिज्म हो जाए कि आपका ये प्रोडक्ट हो, ना कि CH डबल बॉन्ड CH2। E1CB। E1CB। तो वो कैसे प्रूव करोगे? उसमें यही बोला जाएगा कि E1CB is the only mechanism where carbon ion is formed as intermediate and it undergoes what kind of exchange? Deuterium exchange from the solvent, if deuterium is present in the solvent, and product it can be seen in the product. So that is why here the mechanism followed is only E1CB। सेकेंड्स में आंसर आता है, और ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और एडवांस में भी ये डिफिकल्ट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, ये आप लिख लो। हो गया बेटा? डन सर। ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट आप देखो जाकर के, मेरे ख्याल से परहैप्स फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैन यू रीड दैट पॉइंट? Somebody read out that point. No hydrogen exchange. This indicates that carbon ion is not formed reversibly as intermediate. मैंने उस टाइम पर बोला था ये पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये लेवल अप वाली चीज है, लेकिन अब आपका लेवल अप हो चुका है, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि E2 एक ऐसी मैकेनिज्म थी, या E1 में भी आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होता है। क्या आप समझ पा रहे हो वहां क्यों नहीं हुआ और यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि ये लास्ट वाली जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बन आयन बनता है, और कार्बन आयन ही सॉल्वेंट से H पिक कर सकता है या D+ पिक कर सकता है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस अब ये तुम्हारा E1 E2 E1 CB मैंने सारी मैकेनिज्म्स बता दिए। अब इसमें फैक्टर्स थोड़ा करते हैं, क्योंकि जैसे SN1 SN2 के लिए थोड़े फैक्टर्स किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी थोड़े फैक्टर्स हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। सो रेडी है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लिखिएगा, हेडिंग डालिए फैक्टर्स ऑन विच E1 E2 एंड E1 CB डिपेंड। देखो लिख जरूर रहा हूं मैं कि E1 CB, बट इसको मानकर चलना कि हमको नहीं करना, हमको मेनली किसके बारे में बात करनी, E1 E2। E1 CB रेयर है, जबरदस्ती अगर उसको हम अपने नोट्स में डाल लेंगे और हर जगह सोचना चालू कर देंगे तो अपना जो माइंड है वो 33% वाले डिवीजन में चला जाएगा, जबकि वो 33% पूछा ही नहीं जाता है। वो हार्डली आपका पूछा जाएगा 0.5% 1% ऐसा पूछा जाता है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा बेटा, E1 E2 पे। और एक आध एग्जांपल्स मिलते हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे मैंने अभी ये दिया है आपको कि इस वाले में देखोगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है इस बीटा एच की, इसीलिए E1 CB मैकेनिज्म गया होगा, और प्रोडक्ट इस तरह से दिया हुआ था। तो वो रेयर एग्जांपल्स है, उनको हम टाइम टू टाइम टैकल करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज पे होगा, E1 E2 पे। और E1 E2 के अंदर किस पे ज्यादा होगा, E2 पे। सबसे इंपॉर्टेंट है E2, ठीक। तो सब इसमें भी वैसे ही बेटा 4 फैक्टर्स लिखिएगा, सबस्ट्रेट, बेस, सॉल्वेंट, लीविंग ग्रुप, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले सबस्ट्रेट में डील करेंगे। सबसे पहले 4 फैक्टर्स लिख लो, फिर हम आप हेडिंग डालना, पहला वाला स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। Done, sir. अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में आप सबस्ट्रेट क्या क्या चूज कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और मतलब स्टाइलिश है दूसरे टाइप के, तो वो तो फिर केसेस डील करने पड़ते हैं। जो जनरल वे में हम लिखेंगे वो क्या है, एक प्राइमरी लिख लिया हमने, एक सेकेंडरी लिख लिया सबस्ट्रेट, और एक टर्शियरी ले लिया, ठीक। तो अगर मैंने आपसे बोला E1 मैकेनिज्म, तो E1 में इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी, सॉरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रेट, है ना। तो हम सबके कार्बोकैटायंस बना लेंगे, CH3CH2 प्लस, CH3CH, ये CH3CH3 प्लस। तो बताइए बेटा कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है Sir, third Tertiary. carbocation. है ना। ये अब देखो, अब सब तुम लोगों को याद भी होने लगा है, कितनी अच्छी चीज है कि अब यही खास बात होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में आपने गिव अप नहीं किया ना, तो धीरे धीरे इतना स्मूथ हो जाएगा आपका, मतलब। लेकिन अगर यही चीज कोई बच्चा अचानक से जागेगा 3 से 4 महीने बाद, क्योंकि सबसे लास्ट में यही खत्म होने वाला है सिलेबस ऑर्गेनिक का, अक्टूबर एंड में जाता है। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए 3-4 महीने बाद जागता है और बोलेगा हमको ऑर्गेनिक आ जाएगा, अब उसको नहीं आएगा उस तरह से। शुरुआत से वो धीरे धीरे, आपको शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत सारा थियरी है, लेकिन वो थियरी रिपीट होने वाला रहता है। और इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरे सब्जेक्ट, इवन फिजिकल केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाता हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री वो चैप्टर वाइज रहता है, तो उसमें हर चैप्टर में आप डील कर सकते हो, उसमें लिंक्ड नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का पुराना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट गया है और उसको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, तो कोई खास रिलेशन नहीं है दोनों में, उसको केमिकल काइनेटिक्स पूरा समझ में आएगा, ये सीक्वेंस रहता है। लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, लिंक्ड होगा, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि सब रिपीट वाली चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा, टर्शरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये E1 के लिए रेट का ऑर्डर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर
E2 के लिए हम क्या सोचते हैं? तो E2 में कोई इंटरमीडिएट तो है नहीं, तो ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड्स स्टेबिलिटी, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड्स रेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो आप क्या कर सकते हो? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा दिखा सकते हो, इसमें भी वैसा ही दिखा दो, इसमें भी वैसा ही दिखा दो। पार्शियल डबल दिखा दिया, लेकिन है तो वो एक्चुअली डबल बॉन्ड है ना, ऐसा। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बड़ा ज्यादा मिल रहे हैं आपको? सर लास्ट में। लास्ट वाले में, है ना। और बिल्कुल सिंपल सा है, 6 अल्फा एच है, इसमें 3 ही अल्फा एच मिल रहे हैं, इसमें 0 है। तो इसमें ऑर्डर क्या आया? इसमें भी वही ऑर्डर आ गया, क्या? टर्शरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसमें भी जो रेट का ऑर्डर है वही है, यानी कि SN1 SN2 की तरह हम लोग यहाँ पर पता ही नहीं कर पाए कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट टर्शरी E1 को भी कहता है इट्स ओके फॉर मी, E2 को भी कहता है इट्स ओके फॉर मी, समझे ना। वो किसी को लेकर के वो नहीं है कि आप ये वाला कर लो, वो नहीं। वो कह रहा है कि अगर मैं टर्शरी हूं तो दोनों के लिए अच्छा, प्राइमरी हूं तो दोनों के लिए खराब। That means we failed to predict which mechanism will be followed on the basis of structure of substrate. Then what is the next criteria? Base. यानी मेन आंसर इसमें डिसाइड होता है बेस पे। तो पहले आप इतना कॉपी कर लो, आई विल गिव यू वन नोट एंड देन आई विल टॉक अबाउट बेस। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दे इसको। यस सर। लिखिएगा नोट बेटा। From the above discussion we can say, from the above discussion we can say from the above discussion we can say structure of substrate fails to decide
that which mechanism will be followed. So more important factor is base. More important factor is base. और base में हम लोग क्या लेते हैं बेटा? Concentration of base and strength. ठीक है, और इसमें बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। बट E1 वाले में अगर देखोगे तो रेट का एक्सप्रेशन क्या है, ये है। E2 वाले में क्या है, R is equal to K times substrate and base। तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन अगर बेस का बढ़ेगा तो किसको फॉलो करेगा? E2। E2। और स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन बनने नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस अगर बढ़ेगा यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो भी वो किसको फॉलो करेगा? E2 को। अगर वीकर बेस है तो जैसे SN1 होता था वीकर न्यूक्लियोफाइल में, तो वीकर बेस कौन होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा? E1। तो एक नोट लिख लीजिएगा, इसमें नोट लिखिएगा कि फॉर E1 जनरली एक्सटर्नल बेस इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर E1 generally external base is not required. External base is not required. Solvent acts as a base. Solvent acts as a base. When external base is added, mechanism shifts towards E2. When external base is added, mechanism shifts towards E2. Clear बेटा? Yes, sir. ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट ये कॉपी कर लिया ना पूरा? सर सर एक मिनट। हाँ सर यस बेटा। सर वो स्ट्रेंथ का बताएंगे एक बार? स्ट्रेंथ में Strength यही, अगर मान लीजिए कि बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो क्या करेगा? फटाफट H को रिमूव करेगा और उसमें फिर जो है कार्बोकेटाइन बनने का चांस कम होगा, और कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो E1 मैकेनिज्म नहीं फॉलो होगा। ओके सर। Done, sir. अब इसमें लिख लीजिएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखिएगा, a more polar solvent favors E1 mechanism because it solvates carbocation. A more polar solvent favors E1 mechanism because it solvates carbocation, और carbocation जितना solvation होगा उतना ज्यादा stable हो जाएगा। लिख लिया बेटा सबने? Yes. Yes, Yes. sir. फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप में आप ऐसे लिखिएगा
बेटर लीविंग ग्रुप, अच्छा लीविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा हुआ तो कार्बोकेटायन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर साइमल्टेनियसली H और हाइड्रोजन निकलने के चांसेस हैं, मतलब लीविंग ग्रुप निकलने के चांसेस? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन है ना, तो बड़ा सिंपल सिंपल चीजें हैं, लिखिएगा। बेटर लीविंग ग्रुप शिफ्ट्स द मैकेनिज्म टुवर्ड्स E1 since ionization becomes easier. Better living group shifts the mechanism towards E1 since ionization becomes easier. सर टूवर्ड्स के बाद Towards E1 beta, E1 since ionization becomes easier. हो गया? सर यस सर। Yes बेटा। सर यहाँ पर वीक बेस को बेटर लिविंग ग्रुप मानेंगे, मतलब हाँ, वो वीक लिविंग ग्रुप बेस का जो, क्राइटेरिया निकालने का वो पुराना जो पड़ा हुआ है, यस उसमें कोई चेंज नहीं। चलो, अब 2-3 नोट लिखाऊंगा, ये खत्म हो गया, फैक्टर्स खत्म हो गया बेटा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 नोट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और तुमको इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें एक पहला नोट लिखेगा, फर्स्ट नोट देखिए, आर यू रेडी? यस सर। यस सर। प्लीज राइट, whatever be the mechanism, whatever be the mechanism, a double bond does not go to a bridgehead carbon. Whatever be the mechanism, a double bond does not go to a bridgehead carbon unless the ring size is large enough. Unless the ring size is large enough. Large तो मैंने ऑलरेडी बताया 8, 9, 10, लेकिन उसको इग्नोर कर दो और मेन फोकस करो। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा मिल जाए, जैसे मान लो मैंने यहाँ Br लगा दिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई बीटा H यहाँ भी है और बीटा H यहाँ पर भी है, दो जगह बीटा H अवेलेबल है। तो अगर दो जगह बीटा H अवेलेबल है तो दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ, H और Br निकलने के बाद एक पॉसिबल है यहाँ। बताइए कौन से कि उसमें मैं क्रॉस लगा दूं? सब पहले वाले में। फर्स्ट वाले में। पहले वाले, है ना? तो ये क्लियर होना चाहिए। ब्रेड्स रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड कहाँ नहीं आ सकता? ब्रिजेड कार्बन पे। और अगर ब्रिजेड कार्बन पे नहीं आ सकता तो वो वाला आपको एलिमिनेट कर देना है, वो ऑप्शन ही नहीं रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर उसके लिए, कंपाउंड के लिए ये हो जाएगा। तो ये आप लिख लो पॉइंट। डन सर। डन। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें
यहाँ बेस डालना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। तो बताइए इसमें लेफ्ट में डबल बॉन्ड आएगा कि राइट में आएगा? सर किसी जगह में नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ लिख लेना नो रिएक्शन। इमोशनल नहीं होना है कि लेफ्ट राइट दिया तो कोई टिक कर दिया। इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं और ये सब एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में आने लायक है। लिया बेटा सबने? यस सर। अब इसमें एक छोटा सा ये पॉइंट है कि अगर ब्रिजेड तो है लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखिएगा विद बिगर एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम, with bigger and flexible system या in bigger and flexible system double bond can be placed at rigid carbon। जैसे मैं अगर आपको ये एग्जांपल दूं और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बेस डालने पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको फ्लेक्सिबल सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, आप देखो यहाँ बीच में एक भी कार्बन नहीं है, ब्रिज हेड वाला दिख रहा है, ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं, इसको फ्लेक्सिबल सिस्टम बोलते हैं। जबकि एक या दो कार्बन आने से वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इनको बोलते हैं रिजिड सिस्टम। चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, इनको बोलेंगे रिजिड सिस्टम। और ये कौन सा है? फ्लेक्सिबल, इधर वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। रेडी? यस सर। इसमें लिखिएगा इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इंपॉर्टेंट, हमने कई बार पहले किए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन एलिमिनेशन इज पॉसिबल, एलिमिनेशन इज पॉसिबल फ्रॉम ट्रांस डाईएक्सियल कन्फॉर्मेशन। क्या होना चाहिए? डाईएक्सियल कन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर इसको हम एई की टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा ए। अगर तुमको ऐसा लिखा है ई या फिर एई या फिर ई, तो यहाँ कहीं एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इस टाइप का, ये तो ये बताइए CH3 और Cl आपस में ट्रांस है कि सिस है? ट्रांस है। अगर मैं इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूं, लाइक मैं Cl यहां लिख देता हूं, तो यहाँ पर CH3 डाउन करूंगा कि अप करूंगा? सर CH3 डाउन। ये अप है ना, ये अप है, तो यहाँ CH3 लोअर आएगा, अपर लोअर करके, है ना। तो इसका मतलब H यहाँ आएगा। और जबकि एलिमिनेशन H और Cl का कब होता है? जब H और Cl आपस में डाईएक्सियल हो या एक्सियल इक्वेटोरियल हो। एक्सियल इक्वेटोरियल। अरे सामने क्या लिखा है यहाँ पढ़ो? डाईएक्सियल। डाईएक्सियल। अभी तो नोट लिखा है, इसमें क्या दिमाग लगाना। तो बताइए Cl और ये H क्या एलिमिनेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। इसीलिए तुमको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारे पास अवेलेबल है वो एक्सियल वाला, इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो एक्चुअली में किधर की तरफ डबल बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ। और अगर किसी बच्चे ने डबल बॉन्ड इधर बना दिया तो वो आंसर वैलिड नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्लियर कट, वैसे तो आंसर यहीं से निकाल सकते थे कि भाई यहाँ पर आप सॉलिड वेज पे क्या बनाओगे? H। और जबकि ऊपर वाले कार्बन में क्या बनेगा? सॉलिड वेज पे H और ब्रोकन वेज पे भी H। तो जो एलिमिनेशन होगा वो सॉलिड और ब्रोकन का होता है। एंटी एलिमिनेशन है ना, एंटी
एंटी एलिमिनेशन। तो इसमें इस तरफ डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। मतलब अगर किसी ने ऐसा प्रोडक्ट लिख दिया है, इवन दो मेजर, सॉरी इवन दो मोर स्टेबल, इवन दो मोर स्टेबल, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट ये बनता नहीं है। बनने का कौन सा? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला बन रहा है? क्योंकि वही पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई होप आप डाई एक्सेल को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंटी एलिमिनेशन दिखाना है अपने को, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलना, बट आई कैन टेक few more examples of the same type. Sir, can you give one more example? इसको कॉपी कर लिया बेटा? हैव यू कॉपीड एवरीथिंग हियर? नो सर, वेट। डन सर। देखो, इसी ट्राई वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल। मान लीजिए मैं आपको अच्छा थोड़ा और इजी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर Cl दिया है सॉलिड वेज पे, यहाँ दिया है ब्रोकन वेज पे, यहाँ CH3 ऐसा दिया है। ये एल्काइल ग्रुप है। यहाँ CH होता है और ये CH3 और यहाँ पर ऐसे फालतू की चीज लगी हुई है CH3। ठीक है, इसको मैंने इसमें डाल दिया NaOET और ETOH। ET मतलब इथाइल। फिर एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया जिसमें इसको ब्रोकन वेज डाला Cl, इसको सॉलिड वेज ही रहने दिया CH3 को, और ये ब्रोकन वेज है CH, यहाँ CH3। बड़ा सिंपल तरीका ये है, Cl सॉलिड वेज है तो H को ब्रोकन वेज होना पड़ेगा बीटा H को। क्या यहाँ वाला बीटा H ब्रोकन हो सकता है? लेफ्ट वाला ऊपर में, भाई ये ब्रोकन वेज है तो H किस पे होगा? कॉमन सेंस बताइए। सॉलिड। ठीक है, सॉलिड वेज। इसका मतलब है इसका रिमूवल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसको किधर जाना पड़ेगा? अपने इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर सॉलिड वेज पे भी H है और ब्रोकन वेज पे भी H है, यानी ये रिमूवल होगा तो प्रोडक्ट आपका एक ही तरफ बनेगा, दोनों तरफ नहीं बनने वाला। यानी कि आपका आंसर रियलिटी में ये है। आप इसको लिख दो। क्या आप समझ पाए बेटा? इस वाले में बताओ, अगर इसका ट्रीटमेंट तुमने ईटी, पहले ऊपर वाले का कॉपी करो और नीचे का आंसर प्रेडिक्ट करो सब लोग फटाफट। आप आ रहा है बेटा? लेफ्ट में बनेगा सर। देखो बेटा, दो प्रोडक्ट। यस, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
इसमें Cl ब्रोकन वेज पे और इधर उसको H चाहिए सॉलिड वेज, जो यहाँ मिल रहा है, लेकिन इधर भी तो अवेलेबल होगा भाई। इधर तुम्हारा H सॉलिड वेज है और ब्रोकन वेज भी है, तो भाई उसको दोनों H सॉलिड चाहिए, उसको लेफ्ट में मिल रहा है, तो दो प्रोडक्ट मिल गए ना, सिंपल से। इसमें कौन सी डिफिकल्टी आ गई है कि नहीं? एकदम सिंपल सी चीज हो गई। और इसको अपना CH3 ऐसे ही रहने दिया, प्लस इसका एक और प्रोडक्ट लिख दिया हमने, ऐसा खत्म कहानी। दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ना। इसको कॉपी कर लो। लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, गाइस sir. नेक्स्ट लेक्चर इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका डिस्कशन करेंगे, बट नाउ यू आर केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल एक्सरसाइजेस, इवन E2 SN1 SN2 हमने सब कर लिया है, बट इनका कंबाइंड वे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलो आप बुकलेट वगैरह अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है?